अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसमें टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अक्सर लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और बेसिक चीज़ें जो हैं, अगर पहले पढ़ा हुआ है तो फिर तो बेसिक चीज़ें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें वही सारा कुछ है और उसकी थ्योरी है। एक दफ़ा ज़रा रिवाइज हो जाएगी और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए चले नया काम हो जाएगा। तो चले इसको शुरू करते हैं। देखिए मैट्रिसेस यहाँ से वो स्टार्ट करवा रहा है, पहले वही थोड़ा सा उसने बताया है। अब देखें अगेन थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी जो है ये साथ अब थ्योरेटिकल काम जो है पेपर में ज़्यादा आता जाता है। तो थ्योरी को ऑलवेज पढ़ा करें, साथ उसके साथ फिर हमने एक्सरसाइज करनी होती है। तो शुरू में उसने ये बताया हुआ मैट्रिसेस जो वर्ड है वो ये तो वही पहले भी हमने पढ़ा था, आर्थर केले उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था और ये जेम्स सिल्वेस्टर है, इन दो बंदों ने ये इंट्रोड्यूस किया था इस वर्ड को। ठीक है, पहले तो एक ये याद रखना है। और इसको उन्होंने कहाँ यूज़ किया था? इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली सिंपल सा काम ये होता है कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं ना, लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 5 इस तरह से करके, तो उसको एक लिखने का एक और तरीका था हमारे पास, मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना। ठीक है, तो इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेना, इसको हम कहते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और लीनियर इसीलिए कि इसमें एक्स वाई की पावर जो है वो 1 होती थी, तो इस तरह से। और उसके बाद कहता है कि ये हाई स्पीड कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर ये यूज़ होते हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट वाला वर्ड है कि डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है, ये सेकीकोवा है और लेबनीज़ है, इसने पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो शुरू में यही है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है इसकी, और ये डेफिनेशन अगर पहले भी पढ़ी होगी, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। असल में रेक्टेंगुलर है कि एक रेक्टेंगल की शक्ल में अरे मतलब अरेंजमेंट हमने की होती है, चीज़ों को लिखा होता है, रखा होता है, एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। कई दफ़ा ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, कई दफ़ा नहीं लगाई जाती। अब कंप्यूटर वगैरह में जब हम करते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स नहीं लगी होती हैं, ऐसे ही काम हो रहा होता है। लेकिन हमने जब हल करना है तो वो हमारे सामने ब्रैकेट्स लगी होती हैं। तो कहता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की, नंबर हो सकते हैं, पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसके अंदर जो है वेरिएबल्स भी इवन हो सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं नंबर्स के अलावा भी। तो वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज जब किया जाता है, उसमें ब्रैकेट्स लगाई जाती है, तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और ये उसकी शक्लें हैं आपके सामने, ये देखें इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, और इसमें ज़ाहिर है आपको बताया था कि ऐसे जो अरेंजमेंट होती है ये रोज़ होते हैं। ठीक है, एक ये रो है, एक ये रो है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और कॉलम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं। एक कॉलम ये बन गया, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो 2/3 इस तरह से हम कहते होते थे, इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो वो मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स को हम गिनते थे और उनको लिख लेते थे, तो हम कहते थे ये इसका ऑर्डर है। अब ऑर्डर कैसे लिखते थे कि रोज को पहले लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया और आगे कॉलम्स के नंबर्स को लिख लिया। 2 × 3 लिखते, मल्टीप्लाई करते नहीं है, लिखते हैं सिर्फ उसको, और यहाँ फिर दरमियान में बाय का वो लिख देते हैं, BY बाय, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे करके बाय, 2/3। ठीक है, तो ये 2 तरह से लिखा जाता है, इसको ऑर्डर कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये भी एक अरेंजमेंट है। तो डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स जो हैं इनको हम मैट्रिसेस कहते हैं। और मैट्रिसेस में वही रोज एंड कॉलम्स मैंने बता दिया, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये इनको हम कहते हैं इनकी एंट्रीज हैं। ठीक है, इनके पॉइंट्स हैं, इनके एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, ये उसने यहाँ लिखा हुआ, एंट्रीज कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे। अच्छा, इसी से एक और फर्दर जो है एक जनरल डेफिनेशन बना के हमें देता है, और वो देखें बजाय वो 1 2 3 नंबर्स लिखने के, अब देखें वहाँ लिख रहा है A11, A12, A13 इस तरह से करके। ये पूरी एक रो जो देखें हमने यहाँ बनाई है, तो उसको देखें लिखा कैसे है, ये पढ़ना और समझना ज़रूरी है। 1 का मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। पहला जो 1 है वो किसका है? रो का, और अगला जो 1 है वो कॉलम का है। अब आपको आगे से समझ आएगी, जैसे ये A13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो के अंदर है। देखें फर्स्ट रो के अंदर है, लेकिन आप गौर करें तो 1 2 3 थर्ड कॉलम के अंदर है वो, तो 1 और 3 साथ लिखा जाता है। तो नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है, ये जो 1 3 2 3, नीचे M3 लिखा हुआ है, M2 लिखा हुआ है, तो ये सबस्क्रिप्ट ये बता रहा होता है कि ये एलिमेंट या एंट्री किस जगह पे पड़ी हुई है।
किस रो में है और किस कॉलम में है। तो पहला जो नंबर होगा वो क्या बताएगा कि किस रो में है, और आगे वाला नंबर बताएगा किस कॉलम में। ये इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ी दफ़ा इसने इस्तेमाल होना है। तो इस तरह से करके इसको लिखा जाता है 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आगे सवाल में भी आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें मौजूद है। तो ऐसे करके भी लिखा जाता है, ये उसकी जनरल फॉर्म बताई हुई है। और जो ओवरऑल डेफिनेशन है मैट्रिक्स की वो दोबारा भाई यहाँ पे बना रहा है। अब ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ m डॉट n एलिमेंट्स। m का मतलब उसमें रोज m है और n का मतलब उसमें कॉलम्स n है। उतने एलिमेंट्स होंगे a i j, और a i j i और j जो है 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। और उसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं, सच दैट कि भाई ये वाला मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसमें m रोज हैं, कॉलम्स हैं। तो इस तरह से करके भी वो डेफिनेशन बन रही है। तो अगर आपने ये डेफिनेशन करनी है तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। लेकिन अगेन ये थोड़ी अजीबोगरीब सी है, करनी है तो इसको कर ले, वरना जब भी यूज़ करनी हो तो ये बेसिक डेफिनेशन दे दिया करें, क्योंकि आपको याद भी रहेगी और ये ईजी है इसको याद रखना और बताना। तो मेनली डेफिनेशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 नंबर का सवाल आएगा तो 2 नंबर के लिए इतनी डेफिनेशन दे देनी और साथ एग्जाम्पल दे देना इनफ होता है। क्योंकि मैथ में कोई 4 या 5 नंबर का सवाल थ्योरेटिकल थोड़ी आना है कि भाई मैट्रिसेस की प्रॉपर डेफिनेशन करके दें और उसमें ये क्या है वो क्या है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप ये करना चाहें तो इस वाले को भी आप कर सकते हैं डेफिनेशन को। बाकी और कुछ नहीं है, ये बड़ा तफसीलन उसने हमें समझाया हुआ है, तो वो मोटी मोटी बात हमने समझनी है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये असल काम है। ये देखें अक्सर औकात जो है ना मैट्रिक्स को वो इस शक्ल में लिख देता है, कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a i j। एक तो ये है कि जब भी मैट्रिसेस का नाम रखना है वो कैपिटल हरूफ में रखना होता है। ABCDEF जो है कैपिटल के अंदर वो नाम होता है उसका, और अगर उसके अंदर एलिमेंट शो कराना होता है तो स्मॉल ABC जो है ABCD वगैरह वो उसमें यूज़ होते हैं। देखें स्मॉल a लिखा है, उसके साथ IJ लिखा है। IJ फिर मैंने अभी बताया कि किस रो में है, आई का मतलब ith रो होगी और jth कॉलम होगा। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। और बाहर जो m क्रॉस n लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि उसमें टोटल m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, क्योंकि पहली रो होती है आगे कॉलम होता है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा इसको जहन में रखना है। अब उसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए ईजी है, ये टाइप्स एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए फर्स्ट टाइम हो जाएगा। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, इसको अच्छा मैट्रिसेस भी कहते हैं, और चूंकि फर्दर बड़ी क्लासों में अब हम आगे हुए हैं तो इसको वेक्टर का नाम भी दिया जाता है। जब सिंगल फॉर्म में होगा तो वेक्टर भी इसको हम कहेंगे। तो बहरहाल तो रो मैट्रिक्स का मतलब है कि सिर्फ एक रो होगी, सिंपल काम, सिंगल रो होगी, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो या जितनी मर्जी छोटी हो, तो एक रो हो जाएगी। जैसे ये इसने बनाई हुई है तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे या रो वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि एक वेक्टर को भी इस तरह से शो कराया जा सकता है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स भी चूंकि सिंगल है, सिंगल कॉलम होगा तो इसको भी हम वेक्टर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी हम वेक्टर पढ़ते हैं और मैथ में भी वेक्टर्स का पूरा एक अलग से चैप्टर होता है, ठीक है, कि वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो उसकी वो फिर हम मैट्रिसेस की भी हेल्प लेते हैं साथ, तो इसलिए ये भी साथ इसके आ जाता है। तो कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल एक कॉलम हो जाएगा, एक कॉलम हो जाए तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते, ये उसने शुरू में बता दिया, m इज नॉट इक्वल टू n। 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, बराबर नहीं होंगे। ये नहीं होगा 4/4, 3/3, 2/2, वो चीज़ नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसी लिहाज से ये जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हैं ये भी रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल रो हो तो उसको लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/2, ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो वो भी रेक्टेंगुलर होगा क्योंकि उसके रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। तो जब भी बराबर नहीं होंगे रेक्टेंगुलर होगा। ये रेक्टेंगुलर की कुछ उसने किस्में बताई हुई हैं। देखिए ये वाला जो है ये क्या है, ये 2/3 है, क्योंकि 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। और ये वाला जो है इसमें कितनी रोज हैं जी, 4 रोज हैं, और 4/3 है क्योंकि 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें भी बराबर नहीं आए। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। और आपको वैसे भी याद होगा जो रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं मैथ के अंदर तो अक्सर हम यही करते हैं कि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है।
तो एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, तो इसको हम रेक्टेंगल का नाम देते हैं। और उसी के अपोजिट जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर का मतलब यही होगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी कि उसकी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कह देंगे, दोनों बराबर 2x2, 3x3, 4x4। तो ये देखें ये 1x1 है क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम बनता है, ये 2x2 है और ये वाला हमारा जो है वो 3x3 है, एंड सो ऑन, इस तरह से करके ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कहता है जब हम ऐसे लिखते हैं ना A11, A12, A13, ये जो मैट्रिक्स का आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें ये वाली जो डायगोनल चीज़ है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये जो ऐसे तिरछा जो है एक आ रही है चीज़ें, एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और ये पहले वाला, यानी इधर से स्टार्ट होके इधर तक आना, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। पहले वाला, असल वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ऐसे कह लें, क्योंकि आपको पता है डायगोनल दो बनते हैं, एक तो इधर से बनता है और एक डायगोनल इस साइड से बनता है। लेकिन जो पहले वाला ये वाला है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और यही ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंट कामों के अंदर। लेकिन दूसरा जो है उसका नाम भी है, उसका नाम उसने रखा हुआ है सेकेंडरी डायगोनल। ये जो इधर से आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। पहला क्या है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल वाले का और नाम भी है लीडिंग डायगोनल, उसको लीडिंग पे कहते हैं, लीड करने वाला, शुरू में आने वाला, और मेन डायगोनल। ठीक है, इस तरह से ये नाम इसके यूज़ किए जा सकते हैं। और उसको यूज़ करते हुए आगे से फिर वो 2-3 और डेफिनेशनें बनती हैं। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये है कि हमारे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, वो नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं। देखें ये उसके इर्द गिर्द ये सारे ज़ीरो हैं, इसके इर्द गिर्द ये सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इर्द गिर्द वाले जीरो हो जाएं, लेकिन जो मेन डायगोनल है वो जीरो नहीं होने चाहिए, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। लेकिन इसमें एक और फर्दर चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें कुछ एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन हमेशा रहेगी कि सारे के सारे जीरो ना हो। ठीक है ना, अब ये देखें 1 2 3, अब यहाँ पे वाले पे आए तो यहाँ पे 0 आ गया स्टार्टिंग पे, यहाँ 1 आ गया, फिर 2 4। अब लेट्स सपोज यहाँ 1 की जगह पे भी 0 आ जाता, 4 की जगह पे भी 0 आ जाता, लेकिन सिर्फ 2 रह जाता, तो फिर भी इसने डायगोनल मैट्रिक्स होना था। ठीक है, ये याद रखना है, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, इसको फिर हम क्या कहेंगे, डायगोनल। लेकिन इर्द गिर्द जो है वो हमेशा जीरो होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल का दूसरा भाई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि उसने डायगोनल से एक स्टेप आगे आना है। और स्केलर में ये होगा कि ये जो हमारा मेन डायगोनल है, जाहिर है वो सारे नॉन जीरो तो होंगे और उसके अलावा बाकी सब जीरो होगा, लेकिन ये एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसे। ये 3 3 3 लिखा हुआ, यहाँ पे देखें A लिखा हुआ, 7 7 लिखा हुआ, तो जब एक जैसे हो जाए तो फिर इसको क्या कहेंगे, स्केलर। ठीक है, स्केलर में एक जैसे होते हैं, ये हमें याद रखना है। और इसी से स्केलर से फर्दर आगे एक और उसका भाई है, वो सबसे छोटा भाई, जिसको हम कहे हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसमें क्या होगा, मेन डायगोनल भी नॉन जीरो होगा, इर्द गिर्द जीरो होंगे, मेन डायगोनल सारे एक जैसे भी होंगे, पिछली प्रॉपर्टीज उसमें सारी आएंगी, लेकिन नई प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसमें मेन डायगोनल एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो 1 1 जब आ जाए तो फिर स्पेशल केस हो जाता है, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। ठीक है, तो ये डायमेंशंस कुछ भी हो सकती हैं, 2 by 2, 3 by 3 भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो 1 1 होने चाहिए। और डेफिनेटली ये स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, ये भी याद रखना है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऊपर वाला भी स्क्वायर है और उससे आगे वाला भी डायगोनल भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ये 3 डेफिनेशनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बड़ा सिंपल सा है, शक्ल मैट्रिक्स की जो मर्जी हो, डायगोनल हो, रेक्टेंगुलर हो जाए, स्क्वायर हो जाए, रो हो जाए, कॉलम मैट्रिक्स हो जाए, लेकिन सब एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएंगे तो उसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग इज जीरो, हर चीज जीरो हो जाएगी, इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल दो मैट्रिक्स आमने सामने होंगे तो वो बराबर कब होंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों, कि उसका पहला एलिमेंट उसके पहले के बराबर हो, उसका दूसरा उसके दूसरे के बराबर हो, इस तरह से करके। और वो डेफिनेटली तभी होता है कि उनका ऑर्डर भी सेम होगा, क्योंकि एक जैसे होंगे। तो 2 कंडीशनें आपने बतानी होती हैं इक्वल में, कि पहला कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, और दूसरा दोनों के आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं वो भी बराबर होने चाहिए, तो फिर वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाता है। और फिर आगे उसने बताया हुआ जी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है कि भाई जो आपके सामने मैट्रिक्स बना हुआ है उसकी पहली रो को पकड़ें,
कॉलम की शक्ल बना दें, दूसरी रो को पकड़े कॉलम की शक्ल बना दें। वो आगे हमने सवाल भी किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वहां से क्लियर हो जाएगा। तो रोज को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज की शक्ल बना देना, इसको हम कहते हैं कि इस तरह से ट्रांसपोज लिया जाता है। आगे मैट्रिसेस ऑपरेशंस हैं, मैट्रिसेस को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। अब प्लस माइनस करना है तो बड़ा सिंपल है, आमने सामने वाले एलिमेंट्स को प्लस कर लें, आमने सामने वालों को माइनस करा लें। अगर प्लस कहता है तो प्लस करें, माइनस कहता है तो माइनस कर लें। बड़ा सिंपल सा रूल है, ये भी अगेन आगे आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो प्लस माइनस बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं है। और ट्रांसपोज लेना, ये भी अभी सवाल करेंगे, अब ये एग्जाम्पलों में कहाँ हम फंसेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हमने किया हुआ एक्सरसाइज में, वहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ज़रब तो है लेकिन स्केलर वाली। स्केलर होता है कोई एक नंबर 4 से 5 से 6 से, ठीक है, तो उसको हम स्केलर कहते हैं, सिंपल नंबर्स को। तो उससे मैट्रिक्स को पूरे को ज़रब देना तो बड़ा इजी है कि अगर लेट्स सपोज 5 से किसी मैट्रिक्स को ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो उस 5 से हर एलिमेंट को ज़रब दे दे। मैट्रिक्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स के साथ आपने 5 से 2 से 3 से जो भी नंबर होगा स्केलर, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। अब इसकी एक तो प्रैक्टिस मैं एक्सरसाइज में करवा दूंगा, एक हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी हम मल्टीप्लाई कराने लगे हैं, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो रूल क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा ए वाला, उसकी पहली रो ले लेनी है, और जो सेकंड हमारा मैट्रिक्स है बी वाला, उसका पहला कॉलम ले लेना है। तो इधर से इसकी रो और इधर से कॉलम, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। अब किस तरह से, पहला एलिमेंट पहली एलिमेंट्स के साथ a11 b11 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन लगा के a12 b21 के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह प्लस का साइन लगा के a13 b31 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये जब पूरी रो पूरा कॉलम मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये एक सिंगल एलिमेंट बनता है, पहली चीज बनेगी। अभी मैं सारा करके दिखाऊंगा, मोटा मोटा समझ ले। फिर अब जब ये हो जाता है, फिर इसी रो के साथ अगले कॉलम के पास जाना है और तब तक चलते जाना है जब तक बी के कॉलम खत्म नहीं हो जाते। जैसे इसके खत्म हो गए हैं, तो इस रो के साथ अगले कॉलम को मल्टीप्लाई कर ले, उसको लिख ले। अब फिर जब कॉलम खत्म हो गया, फिर ए मैट्रिक्स की दूसरी रो को पकड़ ले, ठीक है, सेकंड रो, और इसका भी वही अमल दोहराएंगे कि ये पूरी रो को पहले कॉलम के साथ करें, फिर पूरी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, और वो लिखते जाएं। ये आगे उसने किया भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। यही रूल होगा, मैट्रिसेस जो मर्जी हो जाएं। ये सारा उसने वही दिखाया हुआ है, एग्जाम्पल के अंदर करके भी दिखाया हुआ है। ये ओके है, सारा हर चीज़ प्रैक्टिस हो जानी है। और लास्ट पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ क्योंकि जैसे आम नंबर्स को जब हमने सॉल्व करवाते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी आती है इनकी, तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टीज़ मुझे भी पहले बड़ी अजीबोगरीब लगती थी, लेकिन जब थोड़ा डीप मैंने पढ़ा तो कुछ भी नहीं थी ये प्रॉपर्टीज में। देखें, कुछ चीजें होती हैं जो जहन में रखनी होती हैं। जैसे कम्यूटेटिव का वर्ड है, कम्यूटेटिव का वर्ड जब भी आता है तो इसमें दो चीजें होती हैं। एसोसिएटिव का वर्ड जब भी आता है उसमें तीन चीजें होती हैं, चाहे नंबर्स हो जाएं, चाहे हमारे ये मैट्रिसेस हो जाए, कुछ भी आ जाए, जब भी ये वर्ड आने हैं तो 2 और 3 को आपने जहन में रखना है। अब देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब क्या है कि 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनको आपने प्लस करवाना है, तो उनकी डायरेक्शन जिधर मर्जी कर लें, ए में बी प्लस कर लें या बी में प्लस ए कर लें, एक ही बात होगी। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि जिसको मर्जी शुरू में रख लें, जिसको मर्जी आगे रख लें, वो दोनों प्लस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है। इसलिए देखें यहाँ माइनस का नहीं उसने बताया, प्लस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव में तीन मैट्रिसेस हो जाएंगे, तो देखें ए प्लस बी ब्रैकेट लगा के फिर आगे सी, और ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ी सी डायरेक्शन अगेन चेंज करनी है। इधर ए और बी पहले ऐड कर रहे हैं, फिर सी ऐड कर रहे हैं, इधर बी और सी ऐड कर रहे हैं, फिर ए ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये सारा एडिशन के लिए, माइनस के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर में ये है कि इसमें होंगी फिर 3 चीजें, लेकिन मैट्रिक्स एक ही है, 2 नंबर्स हैं, सी और डी नंबर्स हैं, जैसे 5 और 6, ठीक है। तो सी और डी को कह रहा है पहले अगर आप ज़रब दे रहे हैं 5 6 are 30 और 30 से फिर ए को ज़रब दें, या पहले लेट्स सपोज 6 से ए को ज़रब दे रहे हैं फिर 5 से ए को ज़रब दे लें, तो बात एक ही है। तो ये प्रॉपर्टी भी कहता है होल्ड करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये याद रखने वाली बात है कि ये जो ओ होता है ना, ओ मतलब नल मैट्रिक्स होता है हमारा,
नल मैट्रिक्स में क्या होता है, 0 0 होते हैं सारे। तो किसी भी मैट्रिक्स में जब नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आंसर वही रहता है, क्योंकि नल बेचारा 0 है। तो 0 ने क्या ऐड होना है, 2 में 0 जमा करें तो 2 ही रहेगा, 3 में 0 जमा करें तो 3 ही रहना है। तो वही ए मैट्रिक्स जब ओ मैट्रिक्स के साथ यानी नल के साथ प्लस होता है, चाहे वो आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोबारा से ए ही आएगा। तो जब आंसर दोबारा से वही आए तो फिर हम कहते हैं ये क्या चीज़ थी, ये एडिटिव आइडेंटिटी थी। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आइडेंटिटी है, ज़रब देने से भी फर्क ना पड़े। तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो जो हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो एंड पे हमने वो पढ़ा भी था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो वो वाली यहाँ पे आएगी कि आई इंटू ए कर लें या ए इंटू आई कर लें, बात एक ही है, हमेशा आंसर ए ही दोबारा से आएगा, मल्टीप्लाई करने से भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो आई जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। और फिर एंड पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में बेसिकली क्या हो रहा है कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों आ रहे होते हैं। अब देखें सी बाहर है ना, तो सी के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर ए और बी ऐड हो रहे हैं, ए और बी दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और बाहर से सी मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप पहले मैट्रिसेस ऐड कर ले, ऐड करने के बाद उसको सी से मल्टीप्लाई कर ले, या ए को पहले सी से मल्टीप्लाई कर ले, बी को पहले सी से मल्टीप्लाई कर ले, फिर दोनों को ऐड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रब और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोबारा से वही आएगा। तो कहता है ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तीनों मैट्रिसेस हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कि आप अगेन उसकी डायरेक्शन चेंज कर ले, बी और सी पहले मल्टीप्लाई करके फिर ए में ऐड, या ए और बी को मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई, ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी में मल्टीप्लाई करें, तो अगेन आंसर सेम आता है। आगे दो और उसकी प्रॉपर्टी हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट और राइट के हिसाब से भी होती है। देखिए ना यहाँ पे ए जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और यहाँ पे देखें जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है उसमें जो सी मल्टीप्लाई हो रहा है जो बाहर है वो राइट साइड के ऊपर है। तो अगेन कहता है कि ये प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती है कि चाहे आप बी और सी प्लस करके फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या ए बी मल्टीप्लाई कर ले, ए सी मल्टीप्लाई कर ले और फिर उनको ऐड कर ले। असल में ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, ए देखें ब्रैकेट जब खोलेगा तो ए ने बी के साथ जाना है, प्लस होके फिर ए ने सी के साथ जाना है, तो वही उसने इस साइड पे लिखा हुआ है। तो कहता है ये दोनों तरीके से सही है, दोनों तरह से आंसर एक जैसा आता है। तो ये बस मोटा मोटा जहन में रखना है, बाकी ये जहाँ आएगी प्रॉपर्टी फिर देखी जाएगी, लेकिन ये है कि ये थ्योरेटिकली थोड़ा पता होना चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ का। तो चले दैट्स इट, ये सारा काम था। अब मेरे ख्याल में एक्सरसाइज होगी, और एक्सरसाइज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। यानी आप दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा, और बी को ए से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आता है इन जनरल, ठीक है, अनलेस के इसमें एक जो है दूसरे का इन्वर्स ना हो। अगर एक दूसरे का इन्वर्स हो ना तो फिर वो इन्वर्सेस का मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, आइडेंटिटी आ जाता है। लेकिन उसके अलावा जो भी मैट्रिसेस होना है आंसर हमेशा डिफरेंट आना है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये होल्ड नहीं करती, ये बस होल्ड नहीं करेगी, बाकी सारी होल्ड कर रही हैं। तो दैट्स इट। अब हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, अब ये लिखी हुई एक्सरसाइज मैं आपको करवाता हूँ और समझाता हूँ कैसे करनी है। तो चले फिर वहाँ चलते हैं। नहीं जी, ये हमारी एक्सरसाइज है 4.1 और उसका पहला क्वेश्चन, इफ़ a इज इक्वल टू ए आई जे और उसमें बाहर लिखा हुआ है 3 into 4, देन शो दैट I3A इज इक्वल टू ए। अब इसमें करना क्या है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगा वो 3/4 का होना चाहिए, यानी इसमें 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, और उनकी शक्ल किस तरह की होगी कि उसके अंदर ए एलिमेंट्स होंगे और आई जे मतलब वही कि जी 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बनाना है उसको 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके। लेकिन क्या याद रखना है कि 3 रोज बनानी है, 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो वो भी हम बना लेते हैं। और फिर हमने I3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। अब I जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ 3 लिखा हुआ है तो ज़ाहिर है ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो मतलब 3 का मतलब क्या है 3/3, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो वाला मैट्रिक्स हमने बनाना है। तो ये देखें दोनों आपके सामने मौजूद हैं, I3 1 0 0 0 1 0, ये हम लिख लेंगे। और देखें ए मैट्रिक्स जो हम बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें इसके अंदर 3 रोज हम बना रहे हैं और कॉलम देखें कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो बिल्कुल सही बना। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1, ठीक है ना, क्योंकि अब सेकंड रो है
तो सेकंड रो 2 2 जो है देखें वैसे ही साथ आता जाएगा, लेकिन 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ठीक है। इसी तरह 3 1 3 2, तो ऐसे करके ये एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अब क्या करना था, I3 और A को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। I3 शुरू में रखेंगे, A आगे रखेंगे, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले आएगा और A मैट्रिक्स जो है वो आगे आना है। अब वही जो मैंने शुरू में थ्योरी में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो दोबारा ज़रा गौर से देखें कि कैसे मल्टीप्लाई चीज़ें हो रही हैं। तो हमने कहा था कि फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। अब देखें ये दोनों जीरोज हैं, तो जीरोज जब मल्टीप्लाई होने हैं तो देखें जीरोज आएंगे। सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है उसने A11 से मल्टीप्लाई होना है, तो A11 ही आएगा, ठीक है। तो 1 के साथ ये हो के A11 और ये 0 के साथ ये, 0 के साथ ये, तो देखें वो 0 0। ये फर्स्ट एलिमेंट बनता है, दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ लेनी है, क्योंकि आपने इसी रो को लेके अब अगले कॉलम के पास जाना है। अब ये जब जाएगा अगले कॉलम के पास, तो अगेन देखें 1 है, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो A12 तो आ गया, लेकिन अगले दोनों जीरोज इन दोनों को जीरोज कर देंगे, ठीक है ना। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, फिर इसी रो को लेके अगले कॉलम के पास जाना है, तो वहां पे भी सेम कंडीशन होनी है। 1 इंटू A13 करेंगे तो A13 तो आना है, लेकिन अगले दोनों जीरोज मिलके इन दोनों को जीरो बना देंगे, तो वो देखें कि वो बाकी दोनों जो हैं वो भी जीरोज बन गए। अब इसी तरह इसको लेके अगले के पास जाएंगे तो वही सेम सीन जो है रिपीट होना है, ठीक है। तो ऐसे हमारी फर्स्ट रो मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि इधर से कॉलम्स एंड हो गए। अब सेकंड रो को लेना है और बारी बारी सब के पास लेके जाना है। अब यहाँ पे भी गौर रखें कि अब जो सेकंड रो है उसका मिडल वाला 1 है, तो इसलिए जब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होनी है तो 0 इंटू A11 0, ये देखें 1 इंटू A21 तो A21, और 0 इंटू A31 और 0 हो जाएगा। यानी जब भी इसने जाके मल्टीप्लाई होना है मिडल वाला एलिमेंट हमारे पास आता जाएगा, ये मिडल वाले आते जाएंगे और बाकी सब 0 होते जाएंगे। और इसी तरह थर्ड रो के साथ भी ये पूरी रो लेके इसके साथ तो उसका थर्ड एलिमेंट, क्योंकि इसका थर्ड 1 है तो वैसे वो आ जाएगा, तो बाकी जीरोज आ जाएंगे। और बस ये यहीं पर प्रूव हो जाना है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, तो इस सारे में क्या बचा, A11, इस सारे में A12, इस सारे में A13, इसका A14, ठीक है ना। ऐसे लिखते जाएंगे तो वो दोबारा से वही A मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब I3A जब मल्टीप्लाई किया है तो वो सारे का सारा A के बराबर आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया। अब यही काम हमने रिपीट करना है सेकंड पार्ट में। अब उसने कहा है A को मल्टीप्लाई करें I4 के साथ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा लेकिन 4/4 होगा, तो 1 0 0 0 0 1 0 0, 4 रोज 4 कॉलम्स। तो देखें 1 के साथ बाकी सारे 0 0 1 0, वही के डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 1 हो जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो लेकिन अब इसमें देखें A पहले था तो A को पहले लिखा है और I4 आगे था तो I4 आगे लिखा है। अब यहाँ शायद मैंने अभी तक एक चीज़ नहीं बताई कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होने के लिए एक कंडीशन होती है कि पहला जो मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम और अगले वाले की रोज ये बराबर होनी ज़रूरी है। ये हम अगर 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे हम ऐसे करते थे कि A और B अगर मल्टीप्लाई होने लगे है ना दो मैट्रिसेस, तो A का अगर फॉर एग्जांपल ये 2/3 है तो इसको होना चाहिए 3 समथिंग, कुछ भी 4 2 1 इवन, क्योंकि ये मिडल वाली चीज़ें बराबर हो ना तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो मिडल का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट है उसके देखें ये कॉलम्स हैं, सेकंड वाली की ये रोज है, तो रोज और कॉलम्स अगर ये बराबर होंगे तो फिर इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो ये भी असूल मल्टीप्लाई होने का याद रखना होता है। तो बहरहाल ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब बाकी काम वही है सारा कि इसकी फर्स्ट रो पकड़ें, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दे। अब अगेन इसमें भी यही होना है, A11 1s आर A11 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 से मल्टीप्लाई होकर देखें 0 0 हो जाएंगे। अब इसी रो के साथ आपने अगले कॉलम पे जाना है तो वो यहाँ पहुँचेंगे हम। अब A11 इंटू 0 देखें 0 आ गया, A12 इंटू 1 इधर को आना है ना, तो A12 इंटू 1 करेंगे तो A12, ठीक है। A13 इंटू 0 फिर 0 हो जाएगा, A14 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको लेके थर्ड वाले के पास चले तो ये जो 1 है A13 के साथ 13, और इसने जब इसके साथ आना है तो A14 और ये 114 आएगा, बाकी सारे जीरोस। अब यही काम सब के साथ रिपीट। अब ये वाली पकड़े
और इसके साथ ध्यान रखें, ये मैंने आपको कर दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आपने ज़रा, ज़ाहिर है आपकी रेपिटेशन चाहिए, आपने लिख लिख के करना है, तो आपका प्रोसीजर आपके सामने है ये सारी चीज़ें। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ आ गया तो करके देखें। अब यहाँ पे भी वही काम होना है कि बाकी सब तो ज़ीरोज़ हैं, A1 1, A2 1, A3 1, वो सारा वैसे ही, तो दोबारा से हमारे पास A आ जाना है। तो हम कहेंगे कि देखें जी A दोबारा से आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 है, ये भी 3/3 है, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स भी है। फाइंड क्या करना है, A माइनस B, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला काम। बाज़ औक़ात जिनको इजी लगता है वो स्किप करके आगे चलें, खुद कर लें। जिनको लगता है कि नहीं करना है, समझना है हमने, तो वो साथ समझ लें, क्योंकि अपने अपने कंसेप्ट के हिसाब से होता है। तो A माइनस बी तरतीब क्या होगी, A माइनस बी है तो पहले आपने A लिख लेना है, माइनस लिख के आगे B लिख लेना है, और माइनस फिर वही बात मैंने शुरू में बताया कि प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, आमने सामने वाले एलिमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं। तो 0 -2, देखें ना ये पहला एलिमेंट है, तो 0 -2 वो हम लिखेंगे, -1 इंटू -1, ठीक है, वो ये आ जाएगा। 2 -1, तो दो माइनसेस मिलकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है ऐसे। फिर अब ये 3 देखें इस पोजीशन पे है, तो उसने इसके साथ होना है 3 -1, वो ऐसे 2 -2 ऐसे, एंड इस तरह फिर आप लिखते जाएं, और फिर इनको आप कर लें। 0 -2 जुबानी आता है तो ठीक है, वरना कैलकुलेटर का सहारा लें, ठीक है, उससे करें, क्योंकि बाज़ का मैथ वीक होता है, तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम काम कैलकुलेटर से कर लिया करें। तो देखें A माइनस बी जो है आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे काम होंगे तो वो हम करते चले जाएंगे। B माइनस A है तो फिर B पहले लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। B शुरू में आएगा, C आगे आएगा, B माइनस C है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स उसने कहे हम लिख लेंगे, तो उनकी भी ये शक्ल बनाएंगे, और उनका जो भी बनेगा तो 1 1 और वो जो भी बन रहा है वो आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला पार्ट, इसमें A माइनस बी माइनस C करना है, क्योंकि हम A माइनस बी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी को उठा के इधर ले आते हैं। A माइनस बी की जगह पे उसको लिख लेते हैं, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, और C मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, तो इनको आपस में माइनस कराना है। अगर तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो पहले आप A माइनस बी पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, जहाँ ब्रैकेट होती है वो चीज़ पहले हल करते हैं। तो पहले A माइनस बी करके और उसमें से फिर C को निकालना होता है। तो बहरहाल ऐसे लिख के उसको हम ज़ाहिर है माइनस करवाएंगे, ठीक है ना, -2 -1 ऐसे करके वो लिखते जाएं, तो ये आपको A माइनस बी माइनस C मिल जाएगा। इसी तरह से ये 4 वाला है, तो 4 वाले में भी उसने कहा है A माइनस बी माइनस C, तो इसमें भी B माइनस C हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। तो इसी के जो आंसर आया था ये वाला, इसको उठा के ले आए, लेकिन वही बात है कि A पहले है, तो A को पहले लिखना है, और B माइनस C का जो आंसर आया हुआ है वो आगे लिखना है। तो इनको भी आपस में उसी तरह से माइनस करवाना है, साइन जो होंगे वो लिखेंगे, कैलकुलेटर के साथ हल कर ले, तो हमें ये पार्ट भी मिल जाता है, ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये है कि A, B और C मैट्रिसेस तो दिए हुए हैं, और 2/2 के दिए हुए, छोटे हैं ज़्यादा, लेकिन इसमें अयोटा आ रहा है, तो अयोटा वही कम्प्लेक्स नंबर वाला काम हमारा। तो अयोटा और अयोटा स्क्वायर, अगर याद हो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के इक्वल, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे भी हम करेंगे। तो बहरहाल करना क्या है जी, शो दैट AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, यानी कि ये वही एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का कि ये होल्ड करता है। तो ठीक है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम इसमें करना पड़ेगा। तो इसको जब हल करने की तरफ जाएंगे तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है AB इंटू C, पहले इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते हुए जो ब्रैकेट लगी हुई है पहले वो, यानी कि पहले A और B को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ठीक है जी, A और B को लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये आपके सामने A और B मौजूद हैं, A पहले लिख लिया, B आगे। अब यहाँ देखें बड़े ध्यान के साथ, वही रो और वही कॉलम, अयोटा और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होना है, माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा और 2 अयोटा, 2 2 ज़ार 4 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर। देखें इन्होंने प्लस होना होता है ना बीच में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसी रो को हमने अगले के पास लेके जाना है। अब ये 1 1 है, तो अयोटा 1 ज़ार अयोटा प्लस लगा के 2 अयोटा 1 ज़ार 2 अयोटा। अब इसके साथ दोनों हो गए। अब ये सेकंड रो को ले लेना है, तो इसको पहले कॉलम के पास 1 इंटू माइनस अयोटा, यानी कि माइनस अयोटा, और माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा, तो 2 अयोटा स्क्वायर, लेकिन माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा।
अब यहाँ आपने वही करना है, जो एयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं वहाँ पे आपने -1 पुट कर लेना है। ये दोनों सेम है, 2 अयोटा और 1 अयोटा मिलके 3 अयोटा, ये इसको कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1s are 4 माइनस का 3 अयोटा, 2 1s are 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस होएंगे। और फिर ये क्या होगा, 4 में से ये 1 निकालें तो -3, वो आगे मैंने लिख लिया है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब ये ए बी आ गया है, तो अब हमें क्या करना है, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ए बी का आंसर लिया है वो लेके उसके साथ आगे सी लिख लेना है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो वो उसी तरह से बस ध्यान से रख के कि जी ये रो है, ये कॉलम है। 3 2s are 6 अयोटा, -6 अयोटा, 3 अयोटा इंटू अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर, ऐसे। अब ये जाएगा इसके पास ऐसे, अब ये वाली ने इससे होना है, तो 2 के साथ 2 अयोटा तो 4 अयोटा, और इसका माइनस अयोटा भी जाना ना इसके पास, क्योंकि ये दो चीज़ें इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा यानी कि -2 अयोटा स्क्वायर। फिर इसने इसके साथ होना है, तो वो भी इसी के साथ अटैच होना है। तो माइनस अयोटा 1s are माइनस अयोटा, माइनस अयोटा और माइनस अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये देखें ना, ये पूरी चीज़, ये पूरी एक चीज़ बनी है। अब इन्होंने जाना है, इसके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा एज यही रहेगा, और अयोटा से जब इसने मल्टीप्लाई होना है तो ये आ गया। तो बस इसको हल करेंगे, अगेन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। अब डायरेक्ट लगा लें, -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा हाली। ठीक है, 6 अयोटा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -3 ठीक है ऐसे। और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर, अब ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, ये माइनस अयोटा, ये प्लस अयोटा है, और इसका -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है ऐसे। और इधर भी उसी तरह से ये आ जाएगा -1, ठीक है, इसकी जगह देखें -1, और इसका माइनस इसको प्लस कर देगा, और ये 2 में से 1 निकालेंगे 1, और 4 अयोटा में से 1 निकालेंगे तो 3 अयोटा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाएंगे कि ये हमारी एक साइड बन गई। अब सेम प्रोसेस दूसरी तरफ रिपीट करना है। राइट हैंड साइड में BC ब्रैकेट में था, तो BC को पहले सॉल्व करवाएं, B और C को लिखें। ठीक है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है। अयोटा स्क्वायर की -1 लगा के ये +2 हो जाएगा, 2 माइनस अयोटा, ये दोनों वैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ -4 हो जाएगा माइनस अयोटा, और ये दोनों मिलके 3 अयोटा। ठीक है, और इसको हमने फिर A से मल्टीप्लाई करना है, तो A पहले है तो A को शुरू में रखना है, BC को आगे रखना है। तो इनकी भी आपस में मल्टीप्लिकेशन आपके सामने कर दिया हुआ है। जहाँ अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे माइनस माइनस लगाएं, तो ये भी देखें दोनों एग्जैक्टली सेम साइडें हो जाती हैं। ठीक है, बस वही रूल याद रखना है, यहाँ अयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लगाएं, 2 अयोटाज आ रहे हैं तो उनको प्लस माइनस करा लें, बस यही काम है इस सारे के अंदर। और फिर दोनों साइडें एग्जैक्टली सेम आएंगी तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ABC is equal to A into BC। अब इसका सेकंड पार्ट A into B plus C is equal to AB plus AC। ठीक है, अब इसमें प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, ये बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहरहाल जो भी है हम इसको हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो B और C पहले ऐड हो रहे हैं, तो ठीक है B और C को पहले ऐड कर लें। ऐड में यही है माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, आमने सामने वाले ऐड होंगे, 1 + 1, 2 अयोटा प्लस माइनस अयोटा, 1 + अयोटा। ठीक है, ऐसे करके, और ये 2 अयोटा में से 1 निकाल दें, 1 और 1 2 हो गया, 1 + अयोटा है, 2 में से 1 निकाल दें 1, तो ये हमारा B + C। अब B + C के साथ A ने मल्टीप्लाई होना है, तो A पहले आना है क्योंकि A पहले है, B + C आगे है। बस ये ध्यान रखना है कि किसने पहले किसने आगे आना होता है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह रो एंड कॉलम, अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा एंड अयोटा, 2 अयोटा स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, आपको पता है कैसे करते हैं। तो बस ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर्स की -1 लगा दें, इधर भी माइनस लगा दें, 2 अयोटा 2 अयोटा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते चले जाएं, तो ये हमारी एक साइड बन जाएगी। A into B + C का ये एक आंसर बन गया। अब दूसरी साइड पे क्या है, AB और AC चाहिए हमें। तो AB जो है वो हम पिछले पार्ट में कर चुके हुए हैं मल्टीप्लाई, तो वहीं से उठा लें, दोबारा से करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगेन दोबारा करना है तो प्रैक्टिस है आपकी, कर लें। A और C को करना है दोबारा, तो A को लिखें, C को लिखें, अगेन वही रो कॉलम वो सारा मल्टीप्लाई करवाएं। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है वो पॉजिटिव है, 0 आ जाएगा। यहाँ -1 लगाएंगे, इसकी जगह -2 हो जाएगा, अयोटा -2, यहाँ पे भी -1 लगेगा, 2 अयोटा -1, और इसका माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1, तो इसकी ये साइड बन गई। अब AB और AC दोनों को प्लस करवाना है। AB हमारा ये वाला पड़ा हुआ है, AC हमने ये फाइंड किया है, दोनों को प्लस करना है, आमने सामने वाली चीज़ों को इकट्ठा कर देना है। -3 + 0 ज़ाहिर है -3, 3 अयोटा इंटू दिस वन,
ठीक है, वो साथ आ जाएगा। और इनको भी जब आप हल करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम साइड बन जाएगी। तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन इजी काम है, जल्दी होने वाला है। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं लेकिन दोनों स्क्वायर हैं, 2x2 3x3 जैसे भी हो सकता है। अब द सेम ऑर्डर दोनों का सेम होगा। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब ज़ाहिर है ये फार्मूला हम नंबर्स के लिए पढ़ते हैं ना, डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए, नंबर्स के लिए, ठीक है। जो पहला फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, अब वहाँ पे होल्ड करता है। कहते हैं यहाँ मैट्रिसेस के अंदर ये होल्ड क्यों नहीं करेगा, और उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है, ये जो 2ab बनता है ना, ये प्रॉब्लम करता है। अभी मैं देखें करके दिखाता हूँ। हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो आपको पता है किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी वो चीज़ 2 दफ़ा है। तो हम a प्लस बी को 2 दफ़ा लिखेंगे, बीच में डॉट लगाया, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करवा भी लेंगे, आम मल्टीप्लिकेशन a के साथ a के साथ b। अब b जाएगा a के पास तो ba, और b जाएगा b के पास तो bb, ठीक है ना, आम मल्टीप्लिकेशन। a और a मिलके a स्क्वायर हो जाएगा, b और b मिलके b स्क्वायर हो जाएगा। अब मसला इन दोनों का है, ये ab है ये ba है, ये दोनों बराबर नहीं है, जो हमने थ्योरी में एंड में पढ़ा था कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड नहीं करता। यानी अब ये ए बी है ना, इसको ए बी नहीं बना सकते, बी ए और ए बी डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये ऐड नहीं हो सकते। ये सेम होते तो प्लस कर लेते, तो बस यही फर्क है। और ये हमने लिख देना है कि सिंस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन जनरल, सो दे कैन नॉट बिकम 2ab। दोनों ऐड होके 2ab नहीं बन सकते, क्योंकि 2ab बन जाए तो फिर तो ये साइड प्रूव हो जाएगी, तो वो नहीं बन सकते। सो लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बस यही रूल हमने बाकियों में भी बताना है, बाकी भी उसने फार्मूले ही पूछे हुए हैं। अब जैसे वो प्लस वाला फार्मूला था, यहाँ माइनस वाला फार्मूला पूछ लिया है, तो इसका भी जो प्रूफ है बिल्कुल वैसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड लें इसको और इसको 2 दफ़ा लिख के दिखा दें कि भाई a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख दें। फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में वही चीज़ बनेगी, लेकिन इन दोनों के साथ माइनसेस आ जाएंगे। ए बी है वो बी ए है, फिर कहेंगे भाई वही बात कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो एक दूसरे के साथ वो अगेन ऐड नहीं हो सकते, तो फिर वो -2ab नहीं बन सकता। तो इसलिए जाहिर है कि ये फिर चीज़ प्रूव नहीं हो सकती, दोनों साइडें एक दूसरे के अनइक्वल होएंगी। और जो थर्ड फार्मूला है वो भी सेम आना है कि भाई ये देखें जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ होता था नंबर्स में, यहाँ मैट्रिसेस में ये अगेन बराबर नहीं आते। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड लेके इनकी भी देखें मल्टीप्लिकेशन ही बन रही है, a इंटू ए इंटू बी, बी इंटू ए, बी इंटू बी, वो ऐसे करके लिख देंगे। और यहाँ फिर वही बात है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, बराबर होते तो वो कैंसिल आउट हो जाते और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता। तो यही हम लिख देंगे कि बी ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए बी, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी क्वेश्चन नंबर 5 है और ये ट्रांसपोज वाला है, बड़ा सिंपल सा काम है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड ए प्लस ए टी, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेके उसमें ए में ऐड कर लें, उसको फिर ए में से माइनस करा दें, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई फिर करें, फिर ए ट्रांसपोज पहले रख के ए से मल्टीप्लाई करें और ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें। तो ये छोटे छोटे काम उसने 4-5 दिए हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ए मैट्रिक्स लिख के ना तो उसके इधर भी टी लिख दें उधर भी टी लिख दें कि भाई हम ट्रांसपोज करने लगे हैं। अब ट्रांसपोज लेते हुए मैंने कहा था ये रो पकड़ें, -1 2 3 और आगे उसको कॉलम की शक्ल में लिख लें। ये सेकंड रो पकड़ें 1 0 2 और उसको भी कॉलम की शक्ल में लिख लें, -3 5 3 उसको भी कॉलम की शक्ल में। तो ये ट्रांसपोज बन जाता है भाई, ये हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज में ए को पहले ऐड करना था, मैंने सबट्रैक्ट करवाया, ऐड वाला मैंने शायद आगे कर दिया, ये देखें यहाँ पे ऐड मैंने करवाया। तो ऐड करवाते हुए जाहिर है ए को पहले लिख लें क्योंकि ए पहले है, ए ट्रांसपोज आगे है तो इनको बस प्लस कराना है। तो सीधा सीधा है -1 -1 -2, 2 + 1 करेंगे तो 3, 3 - 3 करेंगे 0 एंड सो ऑन। ठीक है, सिंपल सा काम है। तो इस तरह से प्लस होके आंसर आ जाएगा। फिर हमने कहता है वो माइनस भी करवाएं, तो माइनस में बस माइनस कराना है, -1 माइनस माइनस ज़ाहिर ये प्लस हो जाएगा ना 1, तो -1 + 1 0 मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब एक दफ़ा लिख के फिर कर सकते हैं, स्टेप बना लें, तो ऐसे करके ये भी माइनस का भी आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन का अगेन वही रूल है जो पीछे हमने पढ़ा, लेकिन बस ध्यान से करना होता है। ए को पहले लिखें, ए ट्रांसपोज को आगे लिखें,
पूरी रो पूरा कॉलम मल्टीप्लाई, -1 जार 1, 2 जार 4, 3 जार 9, ठीक है ना, ये रो ये कॉलम। अब इसी के साथ यहाँ पे आएंगे, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, ऐसे, ठीक है। बस ध्यान रख लें, उंगली रख के, क्योंकि अक्सर इसमें गलती हो जाती है। सो -1 इंटू -3 3, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9। इसी तरह इसके साथ आएंगे ऐसे, ये सारा आपके सामने किया हुआ है। तो इसका ये देखें मल्टीप्लिकेशन करके, अब ज़ाहिर इनको ऐड कर लेंगे ना अगले स्टेप में, जो भी प्लस माइनस होता है वो करके, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब थर्ड वाले में A ट्रांसपोज इंटू ए है, तो A ट्रांसपोज पहले है और A आगे है, तो इनकी भी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका जो आंसर है वो पहले वाले से डिफरेंट आएगा। यानी कि A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों डिफरेंट आते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट आ रहे हैं, वो उसका कुछ और था, इसका कुछ और आंसर है। तो चीज़ें आपके सामने हैं, आप इनको कर सकते हैं खुद से। और फोर्थ वाले में उसने कहा था कि भाई A दिया हुआ है तो उसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लें। तो देखें रो को कॉलम बनाया है, -1 2 3 देखें ऐसे लिखा हुआ है, तो ये ट्रांसपोज हो गया है। इसका कहता है फिर ट्रांसपोज लें, तो एक दफ़ा इधर भी टी लिख लें और अगली दफ़ा फिर रो को पकड़ के कॉलम बना दें, ये रो पकड़ें कॉलम बना दें ऐसे। और मज़े की बात ये होती है कि जब डबल ट्रांसपोज होता है तो हम दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स पे पहुंच जाते हैं कि वो A दोबारा से आ जाता है। ये वैसे उसने प्रूव करने के लिए नहीं था कहा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब डबल ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेते हैं तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सवाल है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, इस इक्वेशन को हल करें। अब इक्वेशन क्या है, A का स्क्वायर है, -5A है, +4I है, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, -X है। अब ये जो X है ना, ये अननोन है क्योंकि A मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है। A का स्क्वायर हम कर सकते हैं, A को 5 से ज़रब दे सकते हैं, -5 से। आइडेंटिटी हम खुद से बना सकते हैं, 1 0 0 0 1 0, ठीक है, वो वाला बन जाएगा, उसको 4 से ज़रब दें। तो उस ये सारा कर करा के हमें X फाइंड करना है। अब अगर आप गौर करें तो X देखें इस साइड पे, हर चीज़ इस साइड पे है ना, तो X माइनस का है, तो माइनस का है, तो अगर हम इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो X पॉजिटिव इज इक्वल टू ये तीनों चीज़ें, X इज इक्वल टू ये तीनों जो एज इट इज़ हैं, क्योंकि X उधर गया है ना। तो A स्क्वायर -5A + 4I। अब ये तीन चीज़ें हमने करनी है, उनको इकट्ठा करेंगे तो X मिल जाएगा हमें। अब पहले हमें A का स्क्वायर चाहिए, तो A मैट्रिक्स है और A का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A को A से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है, A इंटू A, तो वो हम लिखेंगे A को 2 दफ़ा लिख लेंगे और वही रो और कॉलम वाली जो मल्टीप्लिकेशन है वो सारा करेंगे और उसका जो आंसर आएगा ये हमारा A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये A स्क्वायर, इसको आप नंबर 1 कह लें, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दें। फिर -5A है, तो फिर A को लिखें और उसके बाहर -5 लगा लें। अब ये वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब -5 से सबको मल्टीप्लाई, एक तो 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 होना है, लेकिन साइन भी चेंज होते जाना है। तो ये देखें ये हमारा आ जाएगा, ठीक हो गया। -5A जो है ये हमारा पार्ट 2 कह लें इसको, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था, 4I। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से ज़रब देनी है, तो आइडेंटिटी आपको खुद से बना ले 3/3 का, 1 0 0 0 1 0, उसको 4 से ज़रब, तो हर 1 1 के साथ 4 4 हो जाएगा। अब इन तीनों को हमने ऐड करवाना है, एडिंग ऑल 3 पार्ट्स। तो A स्क्वायर -5A + 4I इज इक्वल टू, अब जो A स्क्वायर आया था -5A जो आया है और 4I सारे आपस में इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। 5 -10 + 4, ये देखें ऐसे, -1 + 0 + 0 वो ये आ जाएगा। इस तरह से करके आमने सामने वाले एलिमेंट्स इकट्ठे करते जाएं, वो सारे हम इकट्ठे कर लेंगे। अब इनका अब कैलकुलेटर में सॉल्व करते जाएं तो अल्टीमेट हमें ये X का आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमने X जो मैट्रिक्स था वो हमने फाइंड कर लिया। और ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 7। इफ़ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस हैं, सच दैट A और B को मल्टीप्लाई करते हैं तो B मैट्रिक्स आता है, और B को पहले रख के A को आगे रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो A आंसर आता है। ठीक है, हो सकता है, हमें नहीं पता कौन से हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे। तो कहता है अगर ऐसे हो सकता है देन शो दैट A स्क्वायर + B स्क्वायर इज इक्वल टू A + B। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो A स्क्वायर A, B स्क्वायर B, अब ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए कहता है पहले A स्क्वायर जो है ना ये चीज़ बनाएं। अब हमें पता है A स्क्वायर कैसे बनता है, A इंटू A करके। अब ये जो आगे वाला A है ना, उसकी जगह पे आपने क्या लगाना है, देखें BA किसके बराबर है, A के, तो आप लिख लें कि BA A के बराबर है ना, तो ये जो A है उसकी जगह पे A की जगह पे क्या आ सकता है, BA, तो A की जगह पे BA पुट कर लेंगे, साथ बताएंगे कि हमने क्या किया है।
अब ये चूंकि आपस में तीन चीजें हो गई ना, एक ये बाहर है, दो अंदर हैं, तो तीन चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, रूल पढ़ा था हमने, क्या नाम था इसका, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, तो हम इस बी को इस ए के साथ ले आते हैं, इस वाले ए को अकेला कर लेते हैं। अब ये ए बी है, अब ऊपर हमारे पास है मौजूद कि ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इस ए बी की जगह पे हम बी पुट कर लेंगे, तो इस ए बी की जगह पे बी आ गया, ये वाला ए वैसे ही आ गया। अब बी डॉट ए आ गया, और बी डॉट ए किसके बराबर है, ये देखें बी ए के है, ए के बराबर है, तो बी ए की जगह पे ए यूज हो जाएगा, वो हम साथ लिख देंगे। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि इधर से ए स्क्वायर शुरू किया था और वो हमने ए स्क्वायर को किसके बराबर कर लिया, ए के बराबर कर लिया। अब ये हमारी पहली कंडीशन बन गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब चूंकि बी स्क्वायर को प्रूव करना है तो बी स्क्वायर को बी के बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। और उसमें भी वही टोटका है कि आपने सेकंड वाले की जगह पे वैल्यू लगाई है ना, तो बी स्क्वायर वाला का भी जो सेकंड वाला होगा उसकी वैल्यू पुट कराएंगे, वो हम आगे करते हैं यहाँ पे, ये देखें सिमिलरली करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट बी। अब इस b की जगह पे हम ए बी पुट करेंगे जो उसने सवाल में दिया हुआ है कि b किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्वेश्चन में मौजूद है। इसकी जगह पे हम ए बी लिखेंगे सेकंड वाले की जगह पे, फर्स्ट में नहीं पुट करानी, सेकंड में, क्योंकि ज़ाहिर अल्टीमेट अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है हमने। अब अगेन ये एसोसिएटिव है, तो ये ए उठ के इस b के साथ अटैच हो सकता है, इस b को वो अकेला कर देगा, एसोसिएटिव है। अब बी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो बी ए की जगह पे ए लिख लें, तो ये इसकी जगह ए और ये वाला बी, ए बी। अब ए बी जो है अगेन किसके बराबर है, बी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी, तो इसका भी ये प्रूव आ गया कि बी स्क्वायर बी के बराबर, ए स्क्वायर ए के बराबर, बी स्क्वायर बी के बराबर। तो दोनों को अगर आप ऐड कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, क्योंकि इसकी जगह पे ये आ रहा है, उसकी जगह पे वो आ रहा है, तो ठीक है, दोनों साइडें बराबर आ गई, प्रूव हो गया। चलें जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।